मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मंडियों में घी और पकाने वाला तेल सस्ता होने के बावजूद अवाम को फायदा ना मिल सका, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मरियम है, हसन निसार है, हमारी पूरी टीम है, फारूक है, उधर ही होंगे ऑफिस में। नीला थोथा डाल के चाय में दे दो इनको। अतर हृदय है, मेरे पास ही बैठा है, इसको मैं छुरी फेर देता हूँ। हम जिम्मेदार हैं भाई। ये देखो, जब सांप डसता है, बिच्छू डसता है, और आप छितर होने के बावजूद उसको नहीं मारते, डंडा होने के बावजूद नहीं मारते, तो आप जिम्मेदार हो ना। को खूबसूरत जी नागन आ गई है, मैं उन्हें गले च पा लवां, मैंने वैसे ही फुड़का दे। को नागराजा आ गया, हम जिम्मेदार हैं, नोबडी एल्स। मैंने चंद दिन पहले कहा था ना कि इस पे साया है। हमने हिंदुओं से अलहदगी के बावजूद, ये हमारे यहाँ ये ब्राह्मण हैं, अवाम शूदर हैं। खत्म। जिम्मेदार मैं हूं, आप हैं, हमारी पूरी टीम है जी। एक दूसरे ने चपेड़ा मारो, अगली मीटिंग में आप भी आना। बैन लगाया हुआ मैंने कि शाम को देर हो जाती है तो आपको मैंने मना किया था कि आप ना आया करो अंधेरा होने से पहले पहले ना, इसलिए आप आओ ना। आइंदा मीटिंग में आप आओ, एक दूसरे को ना चपेड़े मारेंगे। हसन साहब, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। जिम्मेदारी का तयन करेंगे। जीते रहो बेटा, बस जीते रहो और मरते रहो, यही इस मुल्क का मोटो है। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? आगे बोला तो फिर चलो। अफसोसनाक। बिजली के शोबे की तरह गैस शोबे में भी 2800 अरब का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए हुकूमत ने सार्फिन पर बोझ डालने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गैस कीमतों में इजाफे के अलावा सूद और सरचार्ज के बाकी 800 अरब जुज़वी माफी या अदायगी से खत्म हो गए। कर्ज की अदायगी अवाम करेंगे। जो बात सुनो, कितने मुनाफिक लोग हैं हम, कितने मुनाफिक। मुल्क का नाम इस्लामिया से शुरू होता है, कारोबार सूद का अरूज पे। IMF ਤੁਹਾਡੇ फुफी दे पुत्र ने, मुल्क में सूद। बात सुनो, ड्यू डेट और उसके बाद जो आप पैसे देते हो, बिजली का बिल अगर लेट हो जाए फलाना, वो क्या होता है? उसे ये पता नहीं क्या नाम इन्होंने रखा हुआ है, मार्केट सरचार्ज। हसन साहब, वो सूद है, सरचार्ज। मुनाफिकों का निजाम है सूद। इस मुल्क की इकोनॉमी है सूद। और ड्रामे गीर आ जाते हैं कि बिला सूद बैंक आ रही है। बंदा पूछे, अखराजात कहां से पूरे करते हो इतने? फजूल बात है। अच्छा, यहां बात सुनो, ये अनपढ़ लोग हैं, बहुत अनपढ़। मैं इनको नमाजें आती होंगी, चूंकि जवाब ज़हन में तो जन्नत और जन्नत के ये वो सारे मामलात, इनको मतलब नहीं आता होगा। ये अनपढ़ लोग हैं। एक छोटी सी बात सुन लो, थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन मेरे व्यूअर्स को समझ आ जाएगी। देखो, सिपा सलार थे अमर बिन अलास। हजरत उमर के दौर में मिस्र जब फतह हुआ तो खलीफा दोम ने उनको वहाँ का गवर्नर बना दिया और फिर उनसे शिकायत करना शुरू कर दी कि इतना अमीर मुल्क है और आप इतना कम टैक्स भेज रहे हैं। अच्छा, मगर उन्हें हटाया नहीं। उसके बाद हजरत उस्मान ने अपने पास बुलाया, उनको पूछा कि तुम मिस्र जैसे दौलतमंद इलाके से मदीना की तरफ बड़ा थोड़ा टैक्स भेज रहे हो। आपने कहा किसको? दूसरे अगले खलीफा को, हजरत उस्मान को, जो खुद ताजिर थे बहुत बड़े जी। उन्होंने कहा कि देखो, आप ऊँटनियां उतना ही दूध दे रही हैं जितना वो दे सकती हैं, यानी मिस्री अवाम जितना टैक्स दे सकते हैं उतना ही मैं ले रहा हूँ। उस्मान ने उमर बिन अलास की जगह हजरत अब्दुल्ला बिन साद को गवर्नर बना दिया। उन्होंने कड़ाके देते, खलीफा को भी खुश कर दिया। वो बड़ा 3 गुना बढ़ गया टैक्स, मौजां लग गई हैं। हजरत उस्मान ने फिर उमर बिन अलास को बुलाया कि तुम तो कहते हो कि ऊँटनियाँ तुम्हारे बाद तो कहते थे कि जितना दे सकती हैं, तुम्हारे बाद बहुत ज़्यादा दूध देने लगी हैं। उन्होंने पता क्या कहा कि ऊँटनियाँ दूध तो दे रही हैं, अमीरुल मोमिनीन, ऊँटनियों के बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्या बात है, समझ आई बात? फिर क्या हुआ?
मिस्रियों ने जो मुसलमानों की गवर्नेंस के नतीजे में उनसे ऐसे जुड़ गए थे, उन्होंने रोमन एम्पायर को इनवाइट किया, उन्होंने दावत दे दी रोमन एम्पायर को, हमले की, दोबारा उनको गवर्नर बना के भेजा गया, वही नतीजा भयानक शक्ल में सामने आया। सैकड़ों के हिसाब से वहां से शिप्स रवाना हो गए, उनको भेजा। उनको देखते ही मिस्री अवाम के चेहरे खिल उठे और वो मुसलमानों के शाना बशाना दोबारा खड़े हो गए। लेकिन ये है ना पढ़ जून जुलाई च टाइयां लाने वाले, उत्थे टाई मुक गई, इन्हां दियां टाइयां नहीं मुकदियां। चलो नताइज की तैयारी करो, हम मरमरा भी जाएंगे तुमने अगर बाज ना आए तुम लोग। ऊंटनियों के बच्चे भूखे मत मारो। गैर मजहब के लोग भी साथ खड़े थे, क्योंकि जो गवर्नर है सुभान अल्लाह, वो टैक्स लेता है, खून नहीं निचोड़ता। वही बंदा वापस आया, उनकी लॉयल्टी तब्दील हो गई। तो तुम अपने हमवतनों के साथ क्या कर रहे हो? लेकिन इनको तारीख का पता ही नहीं, अनपढ़ लोग हैं, ऐसी ऐसी छोड़ते हैं ये। चलो ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अगले टॉपिक पे चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते कहा कि केस का 33 साल चलना अदालती खामी है। एक और मौके पर कहा कि अदालती निज़ाम 2 शिफ्टों में चलाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि अदालती मामलात में मसनूई जहानत का इस्तेमाल भी ज़ेर गौर है। पहली बात तो यह है कि अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, ये अदालती खामी नहीं है, ये अदालती नाइंसाफी और जुल्म है। 33 साल इंसाफ, वो साढ़े तो उम्र ही एवरेज 60 साल है। बाप ने केस किया, पोता अदालत में, मैंने सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत खूबसूरत आलीशान माँ का जनाब होगा, वो जग आंसू के साथ रो पड़े। वो चंद साल पहले की बात है, अखबारों में पढ़ा मैंने। पोता खड़ा था, उसके बाल सफेद थे। ये अदालती खामी नहीं है। अच्छा, जो दूसरी बात उन्होंने की है कि 2 शिफ्टों में, सुभान अल्लाह, हैट्स ऑफ टू अदालती मामलात में ये जो मसनूई जहानत का इस्तेमाल। बाय द वे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मेरे पे तबसरा किया है, वो निकाल के पढ़ना जरा। अच्छा, तो खुदारा ज़ेरे गौर को छोड़ें, कदा गौर कर गुजरे, नस्लें दुआएं देंगी आपको। तारीख में चीफ जस्टिस साहब, आपका नाम लोग मोहब्बत और एहतराम से गर्दनें झुक जाया करेंगी। चंद है ना हमारे, कार्नेलियस साहब का नाम सुनते ही पता नहीं तो हैं ऐसे लोग, लेकिन वो फिर चंद ही हैं। इसलिए ज़ेरे गौर क्या करना, गौर क्या करना है इसमें, नेकी करते हुए गौर क्या करना, किसी अंधे को सड़क महफूज तरीके से पार कराने पे गौर क्या करना। कर लें, जो 2-4 हफ्ते हैं वो करके फर्क करो। इस मुल्क में खुदाया इंसाफ ना हो तो कुछ भी नहीं है। इत्थे दे ना अनाज है, ना इंसाफ है, ना इल्म है। चलो।